Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 2, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कितनी कैटेगरीज में ग्रुप किया है। तो बेटा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हमने 6 मेन कैटेगरीज में ग्रुप किया है। तो पहले तो हम 1 बाय 1 सबका सिर्फ नाम पढ़ेंगे, बाद में हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी बेटा मैं इन वर्ड्स के मीनिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी हमको इसको डिटेल में डिस्कस करना है। देन फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, देन सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी को। तो बेटा राइट टू इक्वालिटी का ये जो इक्वालिटी वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, फाउंडेशन स्टोन है। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी को किसकी तरीके से ट्रीट करता है, बेड रॉक की तरह ट्रीट करता है। और किसकी तरह ट्रीट करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन पॉलिटी। पूरी इंडियन पॉलिटी का पहला प्रिंसिपल इक्वालिटी ही है। इक्वालिटी पूरे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेड रॉक है, फाउंडेशन स्टोन है, बेस है। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ को। तो बेटा ये जो वर्ड लॉ है इसका मतलब होता है कानून। कानून के समक्ष हम सब इक्वल हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, हाउसमेड हो, स्कूल टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, इमटेरियल है, उसके लिए जो पनिशमेंट क्लॉज लिखे हुए हैं उससे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 है वो गारंटी देता है हर पर्सन को कि भाई कानून के सामने आप सब इक्वल हो। आप सबको इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कानून है वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप विद इन इंडियन टेरिटरी रह रहे हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जो लॉज हैं वो आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो सारे राइट्स हैं ये तो हमें किसने नहीं दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं तो ये जो लॉज हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बेटा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरबिड करता है। फॉरबिड का मतलब क्या होता है बेटा, निषेध, है ना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, निषेध करना, मनाही। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो निषेध करता है किसी भी प्रकार के भेदभाव का, कि भाई भेदभाव होगा ही नहीं दो लोगों के बीच में। क्लियर है, वो दो लोग जिन्हें प्लेस किया गया है सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, सिमिलर कंडीशंस में, भले एक रिच क्यों ना हो, एक पुअर क्यों ना हो, पर अगर वो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में है, सिमिलर कंडीशंस में है, तो उन दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑल इन ऑल क्या अब आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ में आया। ये जो आर्टिकल वर्ड है ना बेटा, इसको हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो जो अनुच्छेद 14 है या जो आर्टिकल 14 है वो हम सबको आश्वासन देता है, गारंटी देता है कि अगर हम इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं तो हमें समानता मिलेगी। ठीक है, किसकी, लॉ की, कानून हम सबके लिए सेम होगा और किसी भी कंडीशन में हमसे कोई भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है, और हमें लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। अब हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को, सरकार को, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी किसी भी सिटीजन को। किस ग्राउंड को लेकर के, कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जात पात के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, या किसी जगह जन्म लेने के आधार पर। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार से कहता है कि आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, मेल में, फीमेल में, ऊंची जाति के लोगों में, नीची जाति के लोगों में, हिंदू में, मुस्लिम में, या कोई व्यक्ति कहीं जन्मा हो उसको लेकर के। बेटा किसी भी व्यक्ति को, इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, उसे कभी भी डिनाई नहीं किया जाता, उसे मना नहीं किया जाता कि भाई आप शॉप की एक्सेस नहीं ले सकते, आप पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। आप सब, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है,
है ना। तो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में एंट्री मिल जाएगी, किसी भी शॉप में एंट्री मिल जाएगी, आपको होटल में प्लेस मिल जाएगी, आप मूवी थिएटर में जा सकते हैं, पब में जा सकते हैं, कसिनो में जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। और बेटा ना ही हम किसी व्यक्ति को मना कर सकते हैं कि आप इस कुएं का पानी नहीं लें, आप इस टैंक के पास ना आएँ, इस बाथिंग घाट पे तो ऊंचे लोग नहाएंगे, नीची जाति के लोग नहीं नहाएंगे, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ये कर रहे हो तो ये पनिशेबल क्राइम होगा बेटा। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कुएं से पानी लेने से नहीं रोका जा सकता। टैंक, बाथिंग घाट, रोड जिन्हें पूरी तरह सरकार मेंटेन कर रही हो या पार्शली सरकार के फंड से वो मैनेज हो रहा हो, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को आप किसी कुएं से पानी लेने से मना नहीं कर सकते, किसी टैंक से पानी लेने से मना नहीं कर सकते, किसी बाथिंग घाट पे उसको जाने से नहीं रोक सकते। अगर वो कुआं, वो घाट कौन मेंटेन कर रहा हो, पूरी तरह सरकार कर रही हो या पार्शली सरकार कर रही हो, सरकार की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा। पर बेटा ये जो हमने कहा कि सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा, इसके दो प्रोमिनेंट एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वो दो प्रोमिनेंट एक्सेप्शंस क्या हैं? पहला, जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है औरतों के लिए और बच्चों के लिए। अगर एक बस है उसमें शुरुआत की 2 सीटें विमेन के लिए रिज़र्व की गई हैं, तो उसमें कोई मैन ये नहीं बोल सकता कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, या मुझे इक्वल राइट है, मैं इन सीट्स को भी ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही कहता है कि इस लॉ के अगेंस्ट में, किस लॉ के अगेंस्ट में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में 2 एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, अपवाद क्या है कि सरकार चाहे तो स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है औरतों के लिए और बच्चों के लिए, और कोई इसके अगेंस्ट में बोलेगा नहीं। दूसरा, हम स्पेशल प्रोविज़न्स कितनी बार बेटा इसलिए भी करते हैं कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा स्ट्राटा ऐसा है जो सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप से पिछड़ा रह गया है। तो गवर्नमेंट इनके लिए भी कुछ ऐसे प्रोविज़न्स बना सकती है जिससे इन्हें प्रायोरिटी दी जाए। तो जब इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी कंट्री में इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी लाने के लिए इन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है बेटा। अगर कोई कास्ट, कोई कम्युनिटी कंटिन्यूसली पीछे रहेगी तो आप एज अ कंट्री होल क्या डेवलप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन है कि सरकार बच्चों और औरतों के लिए स्पेशल कुछ कर सकती है, कुछ प्रोविज़न कर सकती है। दूसरा, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर सकती है। राइट टू इक्वालिटी के प्रोविज़न्स इसके ऊपर लगेंगे नहीं। तो कोई बंदा ये कहेगा कि ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, वो लोग उस लेवल तक नहीं आ पाए बेटा, उनको वहाँ तक लाने के लिए हम ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है कि ठीक है भाई, अगर आप औरतों को कुछ स्पेशल राइट्स देना चाहते हो दे दो, आप एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को कुछ राइट्स देना चाहते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई रिजर्वेशन करना चाहते हो तो कर दो। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बेटा जब सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फॉर्म आता है, 200-400 रुपये उसके चार्जेस होते हैं, भरो और एग्ज़ामिनेशन दे दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी भारत में रहने वाले हर नागरिक को एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में, ठीक है। देखना आप, सरकार जिस भी जॉब को निकालती है उसमें हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, बस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए कि आपका 12th पास होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या और भी कोई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सिटीजन्स को किस मैटर में, एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में, टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सरकार का जहाँ जहाँ कंट्रोल है ना, भले वो राज्य परिवहन हो, फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, केंद्रीय विद्यालय हों, तो यहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भरो, एग्ज़ामिनेशन दो और इसका पार्ट बन जाओ।
इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा। वो एक्सेप्शंस क्या हैं कि जो हमारी सरकारें होती हैं वो कुछ सीट्स को, कुछ पोस्ट को रिज़र्व कर देती हैं। किसके लिए? बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, क्योंकि उनका एडिक्वेट प्रेजेंटेशन नहीं होता स्टेट सर्विसेज में। बेटा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस में एजुकेशन परसेंटेज ही इतना कम था, वो लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। तो तुम्हें लगता है कि उनका सर्विस में, जॉब में उतना रिप्रेजेंटेशन होता होगा? नहीं था। इसलिए बेटा हमने उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दिए कि भाई ये सीटों पे तो शेड्यूल कास्ट ही आएगा, शेड्यूल ट्राइब भी आएगा, या बैकवर्ड क्लासेस ही आएंगी। अब बेटा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसी कैसी इक्वालिटी है इंडिया में कि विमेंस को आपने रिजर्वेशन दे दिया है, चाइल्ड के लिए आप कुछ नए नियम बना सकते हैं, ठीक है, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो आपने बहुत बड़ा रिजर्वेशन दिया है, तो ऐसी कैसी इक्वालिटी है? तो बेटा इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ तुम्हें पता चलेगा कि विमेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, क्या कंडीशन थी शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की। भाई अगर आज आपको अपनी कंट्री को पूरी तरह डेवलप करना है तो उसमें लगभग 50% औरतें हैं, है ना। तो जब तक इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, कंट्री एज अ होल डेवलप नहीं कर पाएगी। एक अच्छा खासा परसेंटेज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का है, तो जब तक आप इन्हें सोसाइटी का मेन पार्ट नहीं बनाएंगी, इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, आपकी कंट्री एज अ होल डेवलप नहीं की जाएगी और मुट्ठी भर लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो बेटा आप एजुकेशन में यहाँ पर हैं और एक सेक्शन है सोसाइटी का जो एजुकेशन में यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी वाली बात ही नहीं है। पहले इसको यहाँ तक तो लेके आओ, फिर हम इक्वालिटी की बात करेंगे, है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने वाली जो बात है वो रिजर्वेशन है, फिर इक्वालिटी हो जाएगी समाज में, है ना। चलो, तो जो पर्पस है रिजर्वेशन पॉलिसी के पीछे वो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें एडवांस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के इक्वल लेके आना है। जो वीकर सेक्शंस हैं बेटा उन्हें हमें लेकर के आना है कहाँ पर? एडवांस सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी के इक्वल में। और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? रिजर्वेशन की। तो अभी समझ में आया SC ST विमेन को हम रिजर्वेशन क्यों देते हैं? सो दैट दे कैन बिकम द मेन पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे कम नियर टू एडवांस सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो बेटा एबोलिश करने का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना, है ना। अनटचेबिलिटी को मैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलूँगी तो वो होता है छुआछूत। इस व्यक्ति को छूना है, इसको मंदिर में आने देना है, इसको नदी में नहाने देना है, इसको नहीं देना है। दिस इज़ व्हाट अनटचेबिलिटी। इसको बेसिक अगर हम सिंपल बोलें कि भाई हिंदी में इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, तो होती है अस्पृश्यता, मतलब किसी को स्पर्श नहीं करना। और किसको स्पर्श नहीं करना है? वो लोग जो कहीं मीनियल जॉब में इंगेज हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब हमने अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया है, बैन कर दिया। अगर कोई व्यक्ति फिर भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता पकड़ा गया तो उसके ऊपर पेनाल्टीज़ लगाएंगी, वो भी पनिशेबल क्राइम की तरह ही है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। इसका कोई भी फॉर्म अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये निषेध है। फॉरबिडन वर्ड जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है बेटा निषेध, मनाही, नाही है। जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है जो 1955 में आया, वो कहता है पेनाल्टीज़ लगाई जाएगी उन लोगों के ऊपर जो किसी व्यक्ति को उसकी कास्ट के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, या शेड्यूल कास्ट होने पर या शेड्यूल ट्राइब होने पर किसी मंदिर में उसे ना आने दे, किसी घाट से उसे नहाने को मना कर दे, या किसी टैंक से उसे पानी लेने को मना कर दे। हमारे इंडिया में होता था पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मंदिरों में, टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी। फिर भीम अम्बेडकर ने पूरा कैंपेन चलाया, टेम्पल एंट्री कैंपेन, उसके बाद उन्हें ये आज़ादी मिली। सो द थिंग इज़ दैट कि जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है वो पेनाल्टीज़ की बात करता है उन लोगों के लिए जो किसी भी व्यक्ति को रोक देते हैं मंदिर में आने से, पब्लिक वर्शिप प्लेसेस पे आने से, किसी टैंक से पानी लेने से। फिर बेटा क्या हुआ, 1976 में ये जो एक्ट था जिसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955, इसका नाम बदल दिया गया और नया नाम क्या दे दिया गया बेटा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट को अब रिप्लेस कर दिया है, इसके नाम को बदल दिया है। क्या नया नाम दे दिया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट।
आप लोगों को अब याद रहेगा कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट का नाम क्या हो गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब हम पढ़ेंगे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले बेटा टाइटल्स दिए जाते थे, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अब उन टाइटल्स को एबोलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आर्टिकल 18 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि कोई भी टाइटल्स, सिर्फ वो टाइटल्स जो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के लिए मिलते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइटल्स अलाउ नहीं है। ठीक है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, और फॉरेन स्टेट से भी आप कोई भी टाइटल नहीं लेंगे। सिर्फ टाइटल अलाउड होंगे हमारे इंडिया में, कौन से वाला है बेटा, मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस वाले टाइटल। बाकी कोई टाइटल अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है। बेटा जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्रिएट की थी एक पिक्यूलियर क्लास, किसकी, एरिस्टोक्रेट्स की, जिन्हें नाम दिया या टाइटल्स दिए गए थे राय बहादुर, खान बहादुर। कहाँ पर क्रिएट किया था ये, इंडिया में। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसने कुछ पिक्यूलियर क्लास को क्रिएट किया था एरिस्टोक्रेट्स की, जिन्हें आज हम राय बहादुर के नाम से जानते हैं, खान बहादुर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी के नाम पर इन जैसे टाइटल्स को कम्प्लीटली बैन किया, एबोलिश किया, क्योंकि ये टाइटल्स इक्वालिटी के कॉन्ट्रास्ट में थे। ठीक है, कि राय बहादुर हूँ, मतलब जो कॉमन मैन है उससे मैं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, मेरे सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये जो टाइटल्स थे इन्हें एबोलिश किया गया। क्यों किया गया बेटा, क्योंकि अगेंस्ट में थे किसके, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है, किस सिद्धांत की बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। पर इसे पूरी तरह बैन किया किसने बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने। बेटा जो अवार्ड हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जो हम अवार्ड देते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई एक्सीलेंस हासिल की है किसी फील्ड में, आप किसी फील्ड में मास्टर बन गए हैं, आपने अपनी फील्ड को एक नए आयाम तक पहुंचाया है, तो आप भारत रत्न ले सकते हैं, पद्म विभूषण ले सकते हैं, पद्मश्री ले सकते हैं। और ये टाइटल्स अलाउड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड नहीं है। तो बेटा राइट्स को पढ़ें हम। देखो जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 से 22 तक है। फिर अगर हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, तो वो 23-24 में है, आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की अगर हम बात करें तो 29-30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बेटा अब हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड फंडामेंटल राइट को, राइट टू फ्रीडम। तो जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं करती है बेटा, ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात भी करती है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी सिर्फ इक्वालिटी की ही बात नहीं करता, जबकि ये इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी करता है। हमें 6 फ्रीडम्स मिली हुई हैं। तो जो आर्टिकल 19 है वो इंश्योर कराता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको 6 फंडामेंटल मूलभूत आज़ादी मिलेंगी, फ्रीडम मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी। वो क्या क्या होंगे अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो फ्रीडम को आज़ादी से ज़्यादा स्वतंत्रता बोलो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो हमें 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं मिलेंगी। पहली स्वतंत्रता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप बोल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी पूरी स्वतंत्रता आपको दी गई है। किसने दी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिंदी आप कैसे कहेंगे? लोग क्या बोलोगे? बोलने की, अभिव्यक्ति की, भाषण की,
जो स्वतंत्रता है वो भारत के हर नागरिक को दी है। किसने दी है? भारत के संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो बेटा अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भाषण की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, आपको अपने आप को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, तो आप पब्लिक एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है। आप अगर एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट। दिस इज़ वॉट फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिखे आर्टिकल को पहले सेंसर बोर्ड सेंसर करेगा फिर वो पब्लिक में आएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर वेरी फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़। बेटा और इसको ज़्यादा समझना हो ना तो आप 7 to 9 वाला जो टाइम होता है, भले वो टाइम्स नाउ पे हो, आज तक पे हो या किसी भी और न्यूज़ चैनल पर हो, तो वहाँ पर आप देखना 7 to 9 ये जो प्राइम टाइम होता है इसमें डिबेट्स चलते हैं। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो एंटी बीजेपी होते हैं, कितने लोग जो होते हैं प्रो बीजेपी होते हैं, कुछ कांग्रेस वाले होते हैं, कुछ और पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये एक दूसरे को किसी भी हद तक जाकर क्रिटिसाइज़ करते हैं। इट मीन्स हमारे इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है, पर बेटा यहाँ पर हमने रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ऑन दिस राइट। ऐसा नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी है तो आप किसी को भी आज़ादी गालियाँ दोगे, कुछ तो भी ऊट पटांग बोलोगे, बिना रेफरेंस के, बिना कॉन्टेक्स्ट के कुछ वल्गर बोलोगे, ऐसी आज़ादी नहीं है। मतलब आपके बोलने पे अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं बेटा, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि आप कल नीचे, मतलब मैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ तो सेकेंड फ्लोर से या ग्राउंड लेवल से कोई मुझे गालियाँ दे, है ना, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी, पुलिस को जाके कंप्लेंट करूँगी। सामने वाला बोलेगा ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो पुलिस भी बोलेगी बेटा इसके ऊपर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये पब्लिक ऑर्डर में नहीं है। कहीं आपको कोई मार देगा, पीट देगा आपके ऊट पटांग बोलने पर, तो भी आप कंप्लेंट करने मत आइएगा, फिर उसकी भी फ्रीडम होगी, है ना। तो पब्लिक ऑर्डर को बचाने के लिए हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस राइट के ऊपर लगाए हैं, जिससे स्टेट के अंदर सिक्योरिटी बनी रहे। सबसे बड़ी बात बेटा डिसेंसी और मोरालिटी बनी रहे। आप किसी को भी इतने अभद्र शब्द, इतने अपशब्द ना कहें जो सामने वाला टॉलरेट ही ना कर पाए, जो सुनने में भी अच्छे नहीं लगे। मॉरल ग्राउंड्स को आप ना छोड़ें बोलते टाइम, किसी के लिए कुछ भी बोल देना सही नहीं है। सेकेंड, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं पर शांति से और बिना आर्म्स के, बिना हथियार के। तो जो राइट है असेंबली का, इसके दो लिमिटेशंस हैं। पहला, इसको आप पीसफुली एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरा, आप जब असेंबल हो रहे होंगे तो आपके पास कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, कोई हथियार नहीं होने चाहिए। जो स्टेट है वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। आप एक रैली लेके जा रहे हैं जिसके साथ डीजे जा रहा है, आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं, स्कूल की एजुकेशन हैम्पर हो रही है, तो ऐसी रैलीज़ को पुलिस बैन कर सकती है। फिर आप उससे ये नहीं बोल सकते कि ये तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ असेंबल है, बिल्कुल नहीं। इस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। तो बेटा ये तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि आप इकट्ठे हो सकते हो पर शांति से होना है और बिना हथियारों के होना है। स्टेट जब चाहे जब ऐसी चीज़ों पे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, किसको मेंटेन करने के लिए बेटा, या किस इंटरेस्ट में, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। आप लोगों ने ट्रेड यूनियन के रिगार्ड में सुना होगा, बहुत सारे एसोसिएशंस का नाम सुना होगा। तो जो सिटीज़न हैं, जो नागरिक हैं हमारे कंट्री के, हमने उन्हें स्वतंत्रता दी है कि आप एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, ठीक है। पर ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी यूनियन बना रहे हो जो ड्रग्स को सेल आउट करती है, तो फिर वही रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए जाएंगे, है ना। कुछ अच्छे पर्पज़ के लिए अगर आप एसोसिएशन बना रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, राइट टू मूव फ्रीली। बेटा अगर आपको वैकेशंस में नैनीताल जाना होता है, आप जा सकते हो, आप जम्मू कश्मीर जा सकते हो,
आप केरला जा सकते हो, आप कर्नाटका जा सकते हो, है ना। तो आपको हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा राइट देता है फ्रीली मूव करने का। क्लियर है। जो सिटीजन्स हैं उनके पास पूरे अधिकार हैं कि वो जहाँ चाहें भारत में वहाँ जा सकते हैं। किसी के घर जाने की बात नहीं हो रही बेटा। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, इनकी बातें की जा रही हैं। होटल्स की, मोटल्स की बात की जा रही है, स्विमिंग पूल्स की बात की जा रही है, थिएटर की बात की जा रही है, पब्स की बात की जा रही है, स्टेट्स की बात की जा रही है, सिटीज़ की बात की जा रही है। आप किसी भी स्टेट जा सकते हैं, किसी भी सिटी में जा सकते हैं, ठीक है, बट ओनली विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बेटा, जनरल इंटरेस्ट को या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जनरल इंटरेस्ट को देखते हुए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे जब कोरोना हुआ था तब आपका आना जाना कहीं पर बंद था। फिर कई बार फ्लू वगैरह इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं कि उसके टाइम में भी आपका आना जाना रोक दिया जाता है। और बेटा हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी आपको जाने के लिए एक थोड़ी सी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है कि इसको सेफगार्ड किया जा रहा है इसके थ्रू। वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस हमसे थोड़े से अलग हैं, इसीलिए तो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं मूवमेंट पे, ट्रैवलिंग पे, ठीक है, सो एज़ टू कंट्रोल एन एपिडेमिक। अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़मीन केरला में भी ख़रीद सकते हैं, कर्नाटका में ख़रीद सकते हैं, महाराष्ट्र में ख़रीद सकते हैं, हमारे एमपी में भी आप ख़रीद सकते हैं। तो यू कैन रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप रेंट से भी रह सकते हैं, आप घर लेके भी रह सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, कोई रोक नहीं है। पहले ये रोक जम्मू एंड कश्मीर के लिए थी, अब वो भी हट गई है। तो यू कैन रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो फ्रीडम है इस पर भी कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे बेटा कुछ एरियाज़ रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, आप वहाँ जाकर लैंड परचेस नहीं कर सकते, वहाँ एनक्रोचमेंट बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो ये जो राइट है, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। अदरवाइज ट्राइबल पीपल में बिकम ईजी विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अगर हमारी सरकार ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो ईजिली विक्टिम बन जाएगी, है ना। उसके साथ फिर वही एट्रोसिटीज़, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होने लग जाएगा। बेटा नेक्स्ट, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आप बन सकते हो, इंजीनियर बनना है, बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आप जो बिज़नेस करना चाहें वो बिज़नेस कर सकते हो। इसका पूरा राइट आपको है। कभी भी स्टेट आपको इम्पोज नहीं करता, फोर्स नहीं करता कि दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन यू हैव टू ऑप्ट टू। डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो, या लॉयर ही बनो, या फ्रूट बेचो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बिल्कुल फ्री हैं, है ना। आप जो भी प्रोफेशन करना ऑप्ट करना चाहते हैं करें, जिस भी चीज़ में बिज़नेस करना चाहते हैं करें। पर फिर यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेगा कि आप इलीगल कोई बिज़नेस ना करें, स्मगलिंग ना करें, जो डेंजरस चीज़ें हैं उसमें डील ना करें, इमोरल तरीके से काम ना करें। क्लियर है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हर राइट पे लगाए गए हैं, अनरीजनेबल कुछ भी नहीं है। बट देयर इज़ नो राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस विच इज़ डेंजरस बिजनेस नहीं करना है, इमोरल बिजनेस नहीं करना है। दूसरा, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में बी प्रिस्क्राइब फॉर प्रैक्टिसिंग। अब मैं सिर्फ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकती कि भाई राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है तो मुझे आप जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस करने दीजिए। वहाँ मुझे वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ड्यू क्वालिफिकेशन, ड्यू एजुकेशन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अपीयर टू इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड, भाई मुझे राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है तो मैं किसी का भी ऑपरेशन उठा सकती हूँ डॉक्टर का ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन के। ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है, जो आपको इंटर्नशिप करनी होती है वो करनी है, उसके बाद ही आप ये सब कर पाओगे। क्लियर है। तो जब कोई आपको प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन मिलेगा उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का, तभी आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर पाओगे, अदरवाइज़ नो। कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेड करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पहले से ट्रेनिंग वगैरह लेनी होती है, तो वो लेना भी बहुत ज़रूरी है।
सेकेंड, सस्पेंशन ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो बेटा जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तो जितनी भी फ्रीडम्स आपको मिली हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी किए जाते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, वो सस्पेंड रहते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब सस्पेंड कर दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बेटा जो आर्टिकल 21 है वो कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी पर्सनल लिबर्टी से। ठीक है, सिर्फ कुछ केसेस को छोड़कर जहाँ पर लॉ उसे परमिट नहीं करता है। ठीक है, आपको अपने हिस्से की पूरी लिबर्टी दी जाएगी। इन मेनका गांधी केस, मेनका गांधी का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में चला, उसने कहा कि जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है उसे भी कवर किया जाना चाहिए अंडर पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21। बेटा इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, ये भी क्या है, मेरी पर्सनल लिबर्टी है और इसको भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखना चाहिए। ये किसने बात कही थी? मेनका गांधी ने। किसके समक्ष कही थी? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही थी। ठीक है, तो एवरीबडी इज़ कम्प्लीटली अलाउड इट्स पर्सनल लिबर्टी। सो कुछ केसेस को छोड़कर जहाँ पर लॉ इसको अप्रूव नहीं करता है, आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएँ ऐसे पूरे राइट आपके पास हैं। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को आप डिप्राइव नहीं करेंगे उसके राइट ऑफ लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से। हम ट्रैवल अब्रॉड कर सकते हैं, ये भी किसके अंदर आना चाहिए? पर्सनल लिबर्टी के अंदर आना चाहिए। बेटा आप ध्यान से सुनना, जब हम लोग कहते हैं कि मेरा धर्म कहता है लड़कियों को पेट में ही मार देना चाहिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड को जब कोई रिलीजन परमिट करता है तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ों के लिए साफ मना कर सकता है, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो कैसे कोई किसी की जान ले सकता है, भले वो लड़की हो, है ना? अगर कोई धर्म कहे कि मेरे धर्म में तो लड़कियां अलाउ नहीं है, मैं तो इन्हें पैदा ही नहीं देना चाहता, तो ये किसका वायलेशन है बेटा? आर्टिकल 21 का। अब हम पढ़ेंगे बेटा राइट्स ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की बात करता है कि 3 अधिकार हम उस पर्सन को देंगे जिन्हें अरेस्ट किया गया है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। अगर किसी व्यक्ति को ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में गिरफ्तार किया जाता है तो हम उसे 3 राइट देंगे। इस बात की बात कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जाएगा कस्टडी में जब तक उसे ये ना बताया जाए कि उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि पुलिस आपको सिर्फ अरेस्ट करके ले जाएगी। अगर आपको ये जानना है कि भाई मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस को ये बताना पड़ेगा, ये उस व्यक्ति का अधिकार है। सेकेंड, बेटा हर व्यक्ति को ये अधिकार है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ऐसे हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए किसी लॉयर से जो उसकी चॉइस का हो। मतलब अगर मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मैं अपने लॉयर से बात कर सकती हूँ और इस बात की परमिशन मुझे खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तीसरा, he has the right to be produced before nearest magistrate within a 24 hours of arrest। जैसे सपोज करो मुझे अभी गिरफ्तार किया गया है, तो अभी कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, तो कल 12 बजे तक, ठीक है, 24 आवर्स में कल 12 बजे तक, मतलब आज 12 बजे से लेकर के कल के 12 बजे के बीच में मुझे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला राइट है कि मुझे ये बताओ कि मुझे किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ मेरे लॉयर से, तो मुझे लॉयर से बातचीत करनी दी जाए, मुझे मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करने दिया जाए। तीसरा है कि विदिन ए 24 आवर आपको मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। बेटा ये जो सेफ गार्ड या जो 3 राइट्स की बात हमने ऊपर की है ना, ये सेफ गार्ड अप्लाई नहीं होंगे अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है। तो जो ऊपर हमने ये 3 राइट पढ़े
ये आपको नहीं मिलेंगे। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बेटा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन वो डिटेंशन है जहाँ किसी व्यक्ति का ट्रायल भी नहीं होगा, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो किसी व्यक्ति को पनिश करना नहीं है, वो व्यक्ति जिसने कोई क्राइम किया हो पर उसे रोकना है उस क्राइम करने से। फिर से ध्यान से सुन लो बेटा, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो डिटेंशन है जहां आपका ट्रायल नहीं होगा, बिना ट्रायल के ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, इस का ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्टिव किसी को पनिश करना या किसी को सज़ा देना नहीं है। ठीक है, किसी को अपराध करने पर दंडित करना नहीं है कि भाई आप कोई क्राइम कर लो उसके बाद हम आपको पनिश करें, ऐसा नहीं है, जबकि कि उसको अपराध करने से रोकना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको अपराध के बाद पनिश करना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो आपको अपराध करने से रोकने वाले कानून की बात है कि भाई इसमें आपको कोई क्राइम करने से रोका जाता है। Thus it is not punitive, ये प्यूनिटिव नहीं है बेटा। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक। दंडात्मक क्या होता है? प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक। तो ये प्यूनिटिव नहीं है, ये तो प्रिकॉशनरी है। क्या बोलोगे इसको? एहतियाती है, हम प्रिकॉशन लेते हैं ना, वैसा है। ये दंडात्मक बिल्कुल नहीं है, ये तो प्रिकॉशनरी है, एहतियाती है। ठीक है, और जो हमारा संविधान है ये फॉलोइंग राइट्स देता है डिटेंटिव को, वो व्यक्ति जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लाया गया है ना, उसे क्या क्या राइट मिलेंगे वो हम पढ़ेंगे। बेटा ये जो वर्ड लिखा है ना डिटेन्यू, इसका मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हेल्ड इन कस्टडी, अ डिटेनी, डिटेन्यू भी आप उसको कह सकते हो। तब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पढ़ेंगे। तो बेटा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या डिटेन किया गया है, उसे 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते डिटेंशन में। दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड ओनली बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। अगर एडवाइजरी बोर्ड बोलती है तभी इस पीरियड को बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज़ 3 महीने में आपको उस डिटेन्यू को, उस डिटेंटी को वापस भेजना पड़ेगा। सेकेंड, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसमें मैक्सिमम पीरियड जो डिटेंशन का है वो बता दिया जाता है, पहले ही पता होता है। ठीक है, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसके अंदर पहले ही लिखा हुआ होता है, ले डाउन होता है वो मैक्सिमम पीरियड, जिस पीरियड के लिए डिटेन्यू को आप डिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रिकॉशनरी मेज़र है, कोई प्यूनेटिव तो है नहीं है, तो इसमें आपको 3 महीने रखना है, 4 महीने रखना है, 5 महीने रखना है, पहले से पता होता है। थर्ड, जो एडवाइजरी बोर्ड होता है वो एग्जामाइन करता है कि जो डिटेंशन है वो परमिशिएबल है 3 महीने से ज़्यादा या नहीं। तो जो डिटेन्यू होता है उसके पास पूरा राइट होता है कि वो उन ग्राउंड को जान पाए कि भाई उसे किस ग्राउंड पे डिटेन किया गया है। तो बेटा अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन इतनी बार मैंने पढ़ा दिया, ये होता क्या है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन उस केस में लग सकता है जब हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें, है ना, तो ये लग जाएगा, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो आप, तो वो क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है। फिर दूसरा आता है इसमें PSA, जम्मू एंड कश्मीर, PSA जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है। फिर आप लोगों ने UAPA बहुत सुना होगा, है ना, तो ये जो एक्ट है UAPA, इसको कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसके अंतर्गत आप गिरफ्तार हैं तो भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट है। और भी बहुत सारे हैं बेटा, वॉर टाइम में भी डिटेंशन होता है, पर एडवाइजरी बोर्ड आपको क्लियरली बता देती है कि भाई आपके डिटेंशन का पीरियड कितना होगा। बेटा राइट टू एजुकेशन से हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ओके।